आप लोगों ने सुना ही होगा, जब आदमी मरने के बाद 4 लोग उसे कांधे देकर शमशान घाट पर ले जाते हैं। पर आपसे ये कहा जाए कि एक आदमी मरने के बाद 4 आत्मा उसे कांधे देकर ले जाए तो आपको बिल्कुल शौक लगेगा। यहाँ तक कि उसे कोई देख ले तो वो वहीं पर मारा जाता है। यही इस कहानी के अंदर दिखाया गया है। इस कहानी की शुरुआत सेंट्रल जावा 1984 से होता है, जहाँ पर हमें एक व्यक्ति प्राप्तों को दिखाया जाता है जो कि अपने लीडर के अंदर में काम करता है। और इस समय वो एक अंधेरी जंगल में आया होता है अपने ग्रुप मेंबर के साथ। असल में वो एक गैंगस्टर होता है जो कि लोगों को मारने का काम करता है। उस अंधेरी रात में जंगल के बीचों बीच कुछ लोगों को मारकर जमीन के अंदर दफनाने के लिए आया होता है। उस रात कई लोगों को मारा गया होता है। जितने लोग मरे होते हैं उसका एक लीडर भी होता है जिसका नाम दजारोट होता है। दनांग जो प्राप्तों का लीडर होता है वो सारे लोगों को दफना देता है, पर जो ओपोनेंट टीम का लीडर होता है जिसका नाम तजारोट होता है उसका सर अलग कर देता है। सर अलग करने से पहले उसे मालूम होता है कि मैं मरने वाला हूँ, जहाँ पर वो कहता है मैं मरने के बाद भी जिंदा रहूंगा और आकर तुम सबको खत्म करके जाऊंगा, जिसके बाद उसे मार दिया जाता है। अब कहानी शिफ्ट होता है 10 साल बाद, जब उसी गाँव में एक लड़की बाहर से आती है। उस लड़की का नाम जिया होता है और वो अपने बॉयफ्रेंड डीका के साथ अपने गांव में आई होती है। जब जिया शहर में रहा करती थी, फिर उसे मालूम पड़ा कि उसकी माँ गुजर चुकी है, जहाँ पर वो आखिरी बार अपनी माँ को देखने के लिए गांव में वापस आई होती है। फिर उसका दोस्त कहता है हम यहाँ से अभी भी वापस जा सकते हैं, जहाँ पर जिया कहती है मैं वापस नहीं जा सकती, क्योंकि मैं यहाँ से वापस गई तो सबको लगेगा कि मैं एक नाजायज औलाद हूँ। बातें करने के बाद दोनों फ्यूनरल में जाते हैं। आगे हमें फ्यूनरल में दनांग को दिखाया जाता है जो कि जिया का ग्रैंडफादर होते हैं। असल में हमारे यहाँ ग्रैंडफादर का मतलब दादाजी होता है, पर उस जगह नाना जी को भी ग्रैंडफादर बोला जाता है। उस फ्यूनरल में काफी सारे लोग आए होते हैं, पर सभी लोग जिया का इंतजार में लगे होते हैं। कुछ ही समय के बाद जिया उस जगह पर आ पहुँचती है। जिया उस जमीन पर पैर रखने से पहले उसके नाना जी काफी बारीकियों से उसकी तरफ देखते हैं, पर जैसे ही जिया जमीन पर कदम रखती है उसी समय बादल गरजने लगता है, जैसे ही कुछ अनहोनी हो गया हो। और ये सीन देखकर सारे लोग चकित हो जाते हैं, ऐसा अभी क्यों हो रहा है, जिसका जवाब किसी के पास नहीं होता। पर इसका जवाब उसके नाना जी दानंग के पास होता है, पर वो चुपचाप रहते हैं। फ्यूनरल खत्म होने के बाद सभी अपने घर पर जाते हैं। घर पर पहुंचने के बाद दानंग कहता है अभी तुम तैयार हो जाओ और शहर वापस चले जाओ। जहाँ पर जिया पूछती है आप इतना हड़बड़ाए क्यों है और क्या मेरा पिताजी अभी तक वापस नहीं आए हैं। जहाँ पर दानंग कहता है तुम्हारे पिता ने कुछ कर्ज लेकर यहाँ से भाग चुके हैं और उसके बाद वापस नहीं आए हैं, जिसके चलते ये पूरा बदनामी हम सबको झेलना पड़ रहा है और तुम्हें भी झेलना पड़ेगा। उससे अच्छा तुम यहाँ से चले जाओ वापस शहर में। फिर जिया कहती है मेरे पिता 10 साल से घर पर वापस नहीं आए हैं और मुझे लगता है मेरे पिता को किसी ने कुछ कर दिया है। पर इस बात को दानंग टाल देता है और जिया को जाने के लिए कहता है। आगे हमें कुछ लोग को दिखाया जाता है जो कि बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर एक आदमी कहता है आज हमारे गाँव में बहुत बड़ा घटना हुआ है, जहाँ पर सभी लोग सुनकर चकित हो जाते हैं कि ऐसा ये क्यों बोल रहा है। जहाँ पर वो आदमी कहता है हमारे गाँव में जिया वापस आ चुकी है जो कि दानंग का नातनी है, जिसके चलते इस गांव में क्रोमोलियो वापस आ चुका है। सभी लोग ने क्रोमोलियो का कहानी सुना होता है और उसे किसी ने देखा नहीं होता, पर इस समय जिया इस गांव में आने के बाद क्रोमोलियो वापस आ चुका होता है। जहां पर वो आदमी सभी को आधी रात को घर से बाहर ना निकलने का सुझाव देता है। फिर सभी लोग उस आदमी का बात मान भी लेते हैं, यहाँ तक कि उनसे ये भी कहा गया होता है घर के बाहर कुछ भी ना देखे और रात के समय घर का दरवाजा खिड़की सब बंद रखे और शांति से बैठे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा शराप है जो पूरे गांव के लोगों पर लागू होता है। आगे हमें जिया और उसका बॉयफ्रेंड डीका को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में होते हैं, पर तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देता है जो कि ऊपर वाले कमरे से आ रहा होता है, जहाँ पर ये दोनों देखने के लिए जाते हैं। जैसे ही ये दोनों ऊपर वाले कमरे में जाते हैं उन्हें काफी सामान दिखाई पड़ता है जो कि काफी दिनों से रखा गया होता है। तभी इन दोनों का नजर एक पेटी पे पड़ता है, पर जैसे ही वो उस पेटी को खोलने के लिए जाती है तब तक उसका नाना जी वहाँ पर चले आते हैं। फिर ये दोनों अपने नाना जी के साथ वहाँ से चले जाते हैं। अगले ही पल हमें वो सीन दिखाया जाता है जो कि शाम हो चुका होता है, जहाँ पर सभी लोग घर के अंदर जा रहे होते हैं। आगे हमें एक गाड़ी दिखाया जाता है जिसका टायर कट चुका होता है, यानी कि किसी ने जानबूझकर ये सब किया होता है। और ये सीन देखकर दानंग काफी गुस्सा हो जाता है और गाड़ी को ठीक करवाने के लिए वो काफी सारे कॉल भी करता है, पर सारे कॉल रिजेक्ट हो जाते हैं। जहाँ पर वो मदद लेने के लिए अपनी नातनी को घर पर छोड़कर उस लड़के के साथ बाहर चला जाता है। दोनों आगे बढ़ने के बाद दानंग उस लड़के को एक जगह पर ठहरने के लिए कहता है और वो मदद के लिए आगे चला जाता है। उधर 2 पुलिस वाले सभी लोगों को सचेत करने के लिए रास्ते होते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। आगे हमें मेली को दिखाया जाता है जो कि जिया का बेस्ट फ्रेंड होती है और वो उसी गांव से होती है। फिर ये दोनों कुछ समय के लिए बातें करने लगते हैं। उधर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और डीका
यहाँ पर एक जगह पर जाकर बैठ जाता है जहाँ पर वो कुछ डायरी के अंदर पढ़ने लगता है। तभी अचानक बादल गरजने लगता है। फिर डिगा को कुछ सामने कुछ चीज आते हुए दिखाई पड़ता है जहाँ पर वो देखने के लिए चला जाता है, पर उसके सामने कुछ आत्मा एक लाश को कांधे पर ले जा रहे होते हैं। और ये सीन देखकर डिगा काफी घबरा जाता है। और उसी के बगल में जिया का बेस्ट फ्रेंड मेली, उसकी माँ, वो भी इस सीन को देख लेती है जो कि देखने में काफी भयानक होता है। यहाँ तक कि दोनों पुलिस वाले को नजर पड़ने ही वाला होता है। तब तक एक पुलिस वाला डर कर वहाँ से भागने लगता है और दूसरा वहीं पर रह जाता है जो कि आते हुए क्रोमोलियो को देख लेता है जो कि देखने में काफी भयानक होता है। इस तरह का सीन देखकर किसी का भी रूह कांप जाए, जिसके बाद सभी देखकर भागने लगते हैं। ये नजारे देखने के बाद मेली की माँ अपनी बेटी को अलमारी के अंदर छुपा देती है। तभी अचानक जिया अपने फ्रेंड को ढूंढते हुए डिगा के पास पहुंच आता है, जहाँ पर डिगा कहता है कि इस गांव में काफी अजीब अजीब घटनाएं हो रहा है और मैंने अभी काफी सारे घोस्ट को देखा है। पर इस बात पर जिया विश्वास नहीं करती और डिगा को लेकर वहाँ से चला जाता है। डिगा उसे पूछता है हमारे गाड़ी को किसी ने पंचर किया है, जहाँ पर जिया कहती है ये मैंने ही किया है क्योंकि हमें इस गांव में रहना है और कुछ प्रॉब्लम को सोल्व भी करना है। जहाँ पर डिगा कहता है जिंदा रहने के बाद ही सोल्व करेंगे, अभी के लिए यहाँ से चला जाए। जहाँ पर जिया कहती है हम नहीं जा सकते, हमारे पास जाने के लिए कोई भी सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है। आगे हम मेली की माँ को देखते हैं जो कि बेड के नीचे छुप रही होती है क्योंकि उसने क्रोमोलियो को देख लिया होता है और जिसने क्रोमोलियो को देखा होता है उसका मरना तय होता है। मेली का जो घर होता है उसके अंदर कोई आता है जो कि दिखाई नहीं देता और मेली की माँ को खत्म करके वहाँ से चला जाता है। और ये पूरे नजारे को मेली अलमारी के अंदर से देख रही होती है जो कि काफी डरी होती है। इधर वो पुलिस वाला जो उस क्रोमोलियो को देखा होता है वो भी अपना सर को फोड़ रहा होता है और वो चाहकर भी अपने आप को नहीं रोक पाता, जिसके दौरान वो भी मारा जाता है। अब बारी आता है डिगा का, क्योंकि उसने भी क्रोमोलियो को देखा होता है जहाँ पर एक क्रोमोलियो उस पर अटैक करने लगता है। पर तभी अचानक दानंग वहाँ पर पहुँच आता है और जो गाड़ी का शीशा होता है उसके जरिए वो क्रोमोलियो को देखता है और उस पर अटैक करता है, जहाँ पर कुछ समय के लिए डिगा बच जाता है और ये तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। यदि कोई क्रोमोलियो किसी इंसान पर हमला करता है तो वो सामने दिखाई नहीं देता, पर शीशे के जरिए उसे देखा जा सकता है, जिसके मदद से दानंग डिगा को इस समय बचा लिया होता है। तीनों जंगल में आगे बढ़ते हुए अचानक फिर से एक क्रोमोलियो डिगा पर अटैक कर देता है, पर ये दोनों जैसे तैसे करके बच के वहाँ से आगे की तरफ भागने लगते हैं। कुछ दूर दोनों आगे जाने के बाद उन्हें एक घर दिखाई देता है और वो घर मेली का होता है, जहाँ पर ये दोनों मेली से मिलने के लिए गए होते हैं। मेली असल में कलमारी के अंदर छुपी होती है पर उसकी माँ वहाँ पर मारी जा चुकी होती है और वो इस समय काफी तकलीफ में होती है क्योंकि उसके सामने उसकी माँ मारी गई होती है और वो चाहकर भी अपनी माँ को नहीं बचा पाती। जहाँ पर ये तीनों जंगल होते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, पर अचानक डिगा को उसके सामने एक गाड़ी दिखाई पड़ता है जहाँ पर वो जाने का प्रयास करता है। पर तभी अचानक डिगा को उसके सामने क्रोमोलियो आते हुए दिखाई पड़ता है, जिसके बाद वो क्रोमोलियो उस पर हावी होने लगता है। डिगा बच तो जाता है पर वो पूरी तरह घायल हो चुका होता है और उस सीन को डिगा के अलावा बस एक जिया ने देखी होती है। फिर दोनों मिलकर डिगा को कुछ आगे तक ले जाते हैं पर डिगा मारा जाता है। आगे हमें प्राप्तो को दिखाया जाता है जो कि अपने परिवार के साथ घर में बैठा होता है, पर तभी अचानक उसे घर में दानांग आता है। दानांग घर में आने के बाद प्राप्तो से काफी देर तक बातें करता है और ये सारी बात प्राप्तो की परिवार यानी कि स्त्रियों सब सुन रही होती है। असल में दानांग वहाँ पर एक ताबीज मांगने के लिए आया होता है जो कि काफी खास होता है। आगे हमें यांतो को दिखाया जाता है जिसने जिया को किडनैप करके रखा होता है, जहाँ पर यांतो उससे काफी सवाल जवाब करता है। ये यांतो वही है जो कि दानांग और प्राप्तो के साथ मिलकर आज से 10 साल पहले दजारट को मारा होता है, जहाँ पर ये जिया को उठाकर उससे ताबीज लेने के लिए उसे लाया होता है। यांतो जैसे तैसे करके जिया के पास से उस ताबीज को ले लेता है और इधर दानांग प्राप्तो से बातें करने के बाद उससे वो ताबीज लेकर वहाँ से चला जाता है। दानांग उस जगह से चाबी ले जाने के बाद प्राप्तो की परिवार उससे काफी सवाल जवाब करती है, जहाँ पर वो पूछती है कि तुमने वो ताबीज को क्यों दिया, वही तो एक बस हमारा सहारा था जिसकी मदद से हम दोनों बच पा रहे थे। जहाँ पर प्राप्तो कहता है दानांग ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और ये एक छोटी सी बात है, कोई बात नहीं, बाद में लाकर वो हमें वो ताबीज दे देगा। इस समय जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं अचानक इनके दरवाजे पर कोई आकर दरवाजे खटखटाता है, जहाँ पर प्राप्तो उस दरवाजे को खोलने के लिए जाता है, पर जैसे ही प्राप्तो दरवाजे को खोलता है उसके दरवाजे पर कोई नहीं होता। पर तभी अचानक रास्ते से कुछ चीजें गुजर रहा होता है और उस चीज को प्राप्तो की परिवार देख लेती है और वो चीज कुछ और नहीं क्रोमोलियो होता है। तभी अचानक क्रोमोलियो यांतो की परिवार पर हावी हो जाता है और उसी दौरान प्राप्तो भी वो चीज को देख लेता है। प्राप्तो अपने परिवार को बचाने का पूरा प्रयास करता है पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता और इसी दौरान प्राप्तो की परिवार और प्राप्तो दोनों मारा जाता है। इधर यांतो जिया के साथ बातें कर रहा होता है, जहाँ पर यांतो आज से 10 साल पहले बीते हुए बातों
बातों को यांतो जिया को बताता है, जहाँ पर वो कहता है आज से 10 साल पहले एक आदमी को मारा गया था। वो कोई और नहीं तुम्हारे पिता दजारोट थे और उसे मारने वाला कोई और नहीं मैं यानी कि यांतो, प्राप्तो और तुम्हारे नाना जी यानी कि दानांग थे। और ये बातें सुनने के बाद जिया एकदम शौक हो जाती है कि मेरे पिता को मारने वाला कोई और नहीं मेरे घर के लोग थे। पर तभी अचानक यांतो जिया को मारने के लिए जाता है, पर उसे मारने से पहले उस जगह पर दानांग पहुंच आता है, जहाँ पर वो जैसे तैसे करके अपनी नातनी को बचाकर वहाँ से ले जाता है। और उसी जगह पर जिया के साथ साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड यानी कि मिली को भी यांतो ने उठाकर लाया होता है, जहाँ पर ये सारी बात मिली सुन चुकी होती है। आगे हम दानांग और जिया को जंगल में देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। इस समय जिया को पूरा असलियत मालूम पड़ चुका होता है, जहाँ पर वो अपने नाना जी यानी कि दानांग पर काफी गुस्सा होते हैं, जहाँ पर दानांग कहता है तुम्हारे पिता की वजह से मेरी बेटी को काफी दुख तकलीफ झेलना पड़ता था और फाइनली मुझे उसे खत्म करना पड़ा। और ये बातें सुनने के बाद जिया कहती है उन्हें अपना जीवन अपने तरीके से जीने का अधिकार है और आपने उन दोनों के साथ मेरा भी जीवन बर्बाद कर दिया। फिर ये सब बातें होने के बाद दोनों आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर ये दोनों आगे बढ़ने के बाद अपने घर के अंदर जाते हैं, जहाँ पर ये दोनों के बीच फिर से लंबी बहस चलता है, जहाँ पर ये दोनों के बीच बातें होने के बाद जिया समझ जाती है कि सारी गलती मेरे नाना जी यानी कि दानांग का है और उन्हीं की वजह से मेरे पिता मुझसे अलग हुए हैं। फिर ये दोनों के बीच बातें होने के बाद जिया घर से बाहर निकलती है और जैसे ही वो 2 कदम आगे बढ़ती है क्रोमोलियो उस पर भी हावी हो जाता है, क्योंकि ये समय जिया के पास वो ताबीज नहीं होता जिसे वो बच रही थी, जहाँ पर दानांग उसे बचाने का काफी प्रयास करता है, पर इस बार वो प्रयास सफल नहीं होता। जहाँ पर दानांग अपने घर के अंदर जाता है और एक कमरे के अंदर किसी को लटकाया गया होता है। इस समय जिया कुछ देर के लिए बच गई होती है और वो जंगल में छुपी होती है, जिसके सामने से क्रोमोलियो आ रहा होता है, जहाँ पर सारे क्रोमोलियो जिया को घेर रही होती है। असल में जिया को मारने वाला जो क्रोमोलियो होते हैं उसका मेन लीडर कोई और नहीं दजारोट होता है, जो कि इस समय मर चुका होता है। इधर दानांग घर में जाकर एक बड़े से पेटी को ले आता है। असल में उस पेटी के अंदर दजारोट का सिर होता है, जो कि उसे मारकर उस पेटी के अंदर रख दिया गया होता है, जहाँ पर दानांग उस सिर को बाहर निकालकर उस बॉडी से कनेक्ट करता है। फिर कुछ मंत्र पढ़ने के बाद उस शरीर के अंदर दजारोट वापस चला आता है, जहाँ पर वो जीवित तो हो जाता है पर वो दानव बन चुका होता है। जिसके बाद वो सबसे पहले यांतो को मारता है। फिर यांतो को मारने के बाद वो दानांग को मारने के लिए जाता है, जहाँ पर वो मरने से पहले कहा होता है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। पर तभी अचानक जिया वहाँ पर पहुँच आती है। जिया जब अपने पिता को देखती है वो काफी खुश हो जाती है, पर उसके पिता यानी कि दजारोट इस समय एक दानव बन चुका होता है। दजारोट असल में यहाँ पर दानांग को मारने के लिए आया होता है, पर पीछे से जिया कहती है आप दानांग को मत मारो। पर यह बात से दजारोट जिया को इनकार करने लगता है। पर जैसे ही दजारोट दानांग को मारने के लिए जाता है, तभी जिया एक चाकू लेकर दजारोट को पीछे से मार देता है। और वो कोई साधारण चाकू नहीं होता, उस चाकू के ऊपर जिया का ब्लड लगा होता है, जिसके जरिए उसे मारा जा सकता है। जिसके बाद दजारोट मारा जाता है और उसके साथ साथ दानांग भी मारा जाता है। उसे मारने वाला कोई और नहीं दजारोट होता है। पर तभी अचानक पीछे से मेली वहाँ पर आती है और वो जिया को पूरी तरह घायल कर देती है, क्योंकि उसे ये बात का तकलीफ होता है कि इन परिवारों के चलते इस गांव के साथ साथ मेरा घर भी तबाह हो गया। इन लोगों के चलते मेरा परिवार भी, जो मेरे फैमिली मेंबर थे, सारे मारे गए। और उसी नोक-झोंक में दानांग जिस समय पूरी तरह घायल होता है वो मेली को मार देता है, जिसके दौरान सारे मारे जाते हैं। पर यह समय जिया थोड़ी बहुत बची होती है और उसके हाथों में एक चाकू होता है, जिस चाकू में काफी ब्लड लगा होता है और यही चाकू से दजारोट को मारा गया होता है, जहाँ पर जिया मरने से पहले उस चाकू को अपने जीभ से टच कर लेती है, जिसके चलते जो ताकत, जो शक्तियाँ दजारोट के अंदर था, वो शक्तियाँ अब जिया के अंदर आ चुका होता है, जिसके चलते जिया पूरी तरह ठीक हो जाती है। जिसके बाद सारे मारे जाते हैं, बस एक जिया ही बची होती है। फिर ये कहानी यहीं पर खत्म होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।